हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह आप सबको इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हृदय से वेलकम और अभिनंदन करते हैं। भाई आज हम सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 4 लेकर के आप सभी के समक्ष आप सभी के सामने हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर भी बहुत बेहतर लगेगा। और अब तक जितने भी हम लोगों ने करा है क्वेश्चन उस तीनों पार्ट में, और ये चौथा पार्ट जो होगा सिंपल इंटरेस्ट के सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें मैंने रखने की कोशिश करा है। और इसके बाद भी जो भी हम एक दो पार्ट लेके आएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही होगा। तो आज क्वेश्चन थोड़ा कम लेकिन बहुत ही बेहतर लेवल के होंगे और कंटाप होगा। हाँ, सॉल्यूशन भी एकदम तगड़ा वाला होगा। तो बिना कोई आप सबके टाइम वेस्ट करते हुए मैं सीधे मुद्दे पे आगे बढ़ता हूँ। तो क्लास को स्टार्ट करें अगर आप सभी की इजाज़त हो तो। यस सर नो, जहाँ से भी देख रहे हो भाई एक कोशिश ज़रूर करना, अगर आपको ये वीडियो ये क्लास पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, क्योंकि आपके एक सपोर्ट हमें बहुत ही हिम्मत देता है और फिर हमें कुछ बेहतर करने की ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो आप थोड़ा सा आप सहयोग करें। देखो, सहयोग के रूप में हम तुमसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, सहयोग के रूप में एक छोटा सा क्लिक करना है, शेयर वाले बटन पे प्रेस करके फिर आगे उसको फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, तो चलो आप सभी के टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 4। ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 4। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, टॉप क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन रखा है ये सिलेक्टेड ही क्वेश्चन होगा। और आगे जो भी टाइप में हम क्वेश्चन ऐड करने जा रहे हैं वो सिलेक्टेड ही क्वेश्चन होगा। तो आप लोगों को बहुत ही बेहतर लगेगा। और जिस तरीके से मैंने इसको कराने की कोशिश करा है 110% आपको बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ कृपया करके आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सपोर्ट के रूप में एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत करने से पहले ये जो लाइन है थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है ना, अगर इस दर्द को झेल रहे हो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। इस बात को समझने की जरूरत है। आज बेशक हमें पढ़ने में थोड़ा मन नहीं लगता, किसी को नहीं लगता। पढ़ाई हमें पता है नीरस चीज़ होती है, उस पर पढ़ने का किसी को मन नहीं करता मेरे भाई। लेकिन सच्चाई यही है कि बिना पढ़े आप कुछ बेहतर करेंगे नहीं, बेहतर बनेंगे नहीं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ के लिए पढ़ना पड़ेगा, नौकरी के लिए पढ़ना पड़ेगा, समाज को बेहतर बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। आइए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, फटाफट पेन और कॉपी लेकर के हो जाएं तैयार। और क्वेश्चन लगा दिया मैंने आप सभी के स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए। ये क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे। देखो भाई, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन। अब जगह कम था तो एक तरफ मैंने इंग्लिश और एक तरफ हिंदी मैंने लगा दिया है। और क्वेश्चन बढ़िया सा है, ट्राई करेंगे। हाँ चलो, एक बार वीडियो को रोको और जल्दी से फटाफट आप सभी ट्राई करें इस क्वेश्चन को। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लगा रखा है। प्लीज़ सभी लोग इसको ट्राई करें अच्छे से। और जिनका भी आंसर आ रहा है कमेंट में ज़रूर आंसर करें। देखो यार, क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, ठीक है। अगर आप सभी इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। गोपाल अंकित से 8% वार्षिक ब्याज दर पर x रुपया उधार लेता है, फिर वह अपने पैसे में से y रुपया जोड़ता है, रुपीस y जोड़ देता है, और फिर ईशान को 10% वार्षिक ब्याज दर पर x + y उधार देता है। सॉरी। वर्ष के अंत में अंकित का बकाया लौटाने के बाद गोपाल द्वारा बरकरार रखा गया शुद्ध ब्याज अंकित के बराबर है। दूसरी ओर यदि गोपाल ने ईशान को 10% पर रुपीस x + 2y रुपये उधार दिया होता, तब उसके द्वारा बनाए रखा गया शुद्ध ब्याज 150 रुपया बढ़ जाता, 150 रुपया बढ़ जाता यदि सभी ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। और यहाँ अच्छा, कंपाउंडेड एनुअली,
अच्छा, इसमें लग गया कंपाउंडेंट का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अब आया तो इसको हम समझ लेते हैं। सभी यदि सभी ब्याज वार्षिक रूप से वार्षिक रूप से संयोजित हो तो ये संयोजन किस पे है, सीआई पे, इस बात को ध्यान रखना। बट इसमें सीआई का बहुत ज़्यादा भूमिका इसलिए भी नहीं है कि इसमें पहले साल पे ही सब कुछ निपट जाना है, ठीक है। और आपको पता है कि पहले साल का सीआई और एसआई जो होगा वो दोनों ही बराबर होता है ना। तो इसमें सीआई का बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है, उससे आपको परेशान नहीं होना। ये मत सोचना कि सर आपसे पढ़ा रहे हैं एसआई और लगा दिया क्वेश्चन सीआई का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। तो बताना था ये कि बताओ x प्लस वाई का मूल्य क्या होगा, ये ज्ञात करना था। देखिए क्वेश्चन तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, डर सा लग रहा होगा, क्योंकि ये खतरनाक सा क्वेश्चन, इतना बड़ा सा क्वेश्चन, इतना लंबा सा क्वेश्चन। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आप सभी के लिए मैं कोशिश करते रहता हूं कि इसमें बेहतर क्या हो सकता है। तो आपके लिए यहाँ पे मैंने इसके लिए भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है वो बेहतर ही बनाया है। आइए करते हैं, है ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। थोड़ा सा इधर फोकस करना सभी लोग भाई मेरे। चलो, हमने पेन सेलेक्ट कर लिया और इसको हटा दिया। अब मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, गोपाल ने गोपाल ने अंकित से 8% वार्षिक दर पर RS रुपीज, मतलब रुपीज X, ये X है, ठीक है भाई, X रुपया उधार लेता है। अगर गोपाल ने अंकित से 8% पे X रुपया उधार लिया तो भाई इसका 8% क्या होगा, X का 8% यही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसने अपने पैसे से, मतलब गोपाल ने अपने पास से Y रुपया जोड़ दिया, उसके पास जो भी था उसमें से Y रुपया जोड़ दिया, और फिर गोपाल ने ईशान को 10% वार्षिक ब्याज दर पर X प्लस Y दे दिया। क्लियर है बात भाई। गोपाल ने X रुपया लिया था उधार और Y रुपया अपने पास से लगाया और बन गया उसके पास X प्लस Y, और इसने दे दिया उधार के रूप में किसको, ईशान को। अब इसने दिया कितने पे है, 10% पे। मेरे भाई एक बात बताओ कि अगर इसने X प्लस वाई को 10% पे दे दिया है ना, तो इतनी सी बात समझो कि इसने इस X प्लस वाई में से X रुपया तो गोपाल ने अंकित से उधार ही लिया था। अब उस गोपाल को इस X पे 8% तो उसको सालाना ब्याज चुकाना ही है। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि गोपाल को जो उधार मतलब इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा ईशान के पास से, वो इस X पे कितना परसेंट मिलेगा, 2% मिलेगा। और Y पर कितना मिलेगा, Y पर इसको 10% मिलेगा। Y पर कितना मिलेगा, Y पर इसको 10% मिलेगा, ठीक है भाई। और फिर इसके बाद उसने बोला है कि वर्ष के अंत में अंकित का बकाया लौटाने के बाद, गोपाल ने अंकित का बकाया लौटा दिया, और लौटाने के बाद जो ब्याज बच रहा है ना, शुद्ध ब्याज अंकित और गोपाल का दोनों का ये बराबर बच रहा है। मतलब इसका ये है कि आप मुझे ये बताओ कि इस पे X का 8% जो होगा, जितना यहाँ पे ब्याज बनेगा उतना ही ब्याज गोपाल को भी मिल रहा है ये सारे प्रोसेस करने के बाद। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से जितना ब्याज बनेगा और यहाँ से जितना ब्याज बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये अंकित के ब्याज के बराबर होगा? नहीं समझे? एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखना और फिर समझने की कोशिश करना। मान लो गोपाल ने, मान लो क्या, सामने देखो, गोपाल ने अंकित से 8% वार्षिक दर से इसने उधार लिया X रुपया, तो इस पे ब्याज जो बनेगा यही तो बनेगा लल्ला। चलो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर इसने अपने पास से Y रुपया जोड़ा, अपने पास से Y रुपया जोड़ा, और इसने किसी थर्ड पर्सन ईशान को दे दिया 10% वार्षिक ब्याज दर पे। कंफ्यूजन कहाँ पे होगा तुम्हारा? यहाँ पे। समझना बात को। अब आप मुझे ये बताओ कि इसने अपने पास से, गोपाल ने अपने पास से Y रुपया ही तो इन्वेस्ट करा था, बाकी तो उसमें से X तो उसने खुद ही उधार लिया है 8% पे। तो आप मुझे बताओ कि गोपाल को ईशान से तो मिलेगा दोनों पे, X पे भी और Y पे भी, दोनों पे भी मिलेगा 10%, बट X का 8% तो देना ही पड़ेगा किसको? अंकित को। तो इसके पास जो बचेगा ब्याज के रूप में X का 2% तो बचेगा, और Y पे पूरा इसको 10% इसलिए मिलेगा क्योंकि ये Y इसका अपना पैसा था, इसने अपने पास से इन्वेस्ट करा था। अब ऐसा बोला गया कि अंकित का बकाया लौटाने के बाद
गोपाल जो पैसा उधार लिया था अंकित से, वहाँ से उसका इंटरेस्ट लौटाने के बाद जो उसके पास शुद्ध ब्याज बच रहा है वो दोनों के बराबर है ना, अंकित के बराबर है गोपाल के पास। तो मैंने यहाँ पे बराबर कर लिया। अब इसको सॉल्व जब करेंगे आप, तो इसको एक काम करते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा 8x/100 और ये इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2x/100। ठीक है भाई, और इधर क्या बच जाएगा, इधर आपका 10y/100 बच जाएगा। अब मैंने क्या कर लिया, इसमें से 2x कॉमन ले लिया, 2x/100 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 और यहाँ पे माइनस में क्या बच जाएगा, ये पूरा इस तरफ आ गया तो माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा है तो, और इधर में कितना हो जाएगा 10y/100। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा और ये बताओ 2 से ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो भाई यहाँ से 4 में से 1 माइनस करोगे 3x बराबर कितना 5y बचेगा। अब इतनी सी बात बताओ कि x और y में जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 5:3 बनेगा। x के सामने 5 और y के सामने 3, तो इनके बीच का रेशियो कितना बनेगा 5:3। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि x और y की जो वैल्यू है वो उसके बीच का रेशियो जो बनेगा वो कितना बनेगा 5:3। अब इसमें एक बात उसने और मेंशन करा, क्या भाई, इसने एक बात और मेंशन करा, दूसरी ओर यदि गोपाल ने ईशान को 10% पे ₹x+2y उधार के रूप में दिया होता, दिया नहीं है, ऐसा सपोज किया कि अगर देता या दिया होता तो उसके द्वारा बनाए रखा गया शुद्ध ब्याज 150 रुपया बढ़ करके मिलता। तो एक बात थोड़ा सा समझना कि भाई गोपाल ने ईशान को पहले कितना पैसा दिया था, पहले ये x+y दिया था। अब ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं यहाँ पे x+y के जगह पे x+2y दूं, उसको x+2y दूं, पहले भी ब्याज का दर 10% था, आज भी ब्याज का दर 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई चेंजिंग नहीं है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि भाई पहले x+y इन्वेस्ट करा गया था, अब x+2y इन्वेस्ट किया गया। मतलब ये बात मैं कह सकता हूं कि पहले की तुलना में y रुपया ही तो ज्यादा इन्वेस्ट करा गया है, बोलो हाँ या ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही केस में सेम है, तो इसका मतलब ये जो 150 रुपया इसको ज्यादा मिल रहा है ना मेरे भाई, 150 रुपया जो ज्यादा मिल रहा है, कहीं ना कहीं यहां पे मैं समझा देता हूं, कहीं ना कहीं ये y का 10% जो है ये बराबर होगा किसके, 150 के। नहीं समझे बात, एक बार फिर से समझाते हैं भाई। पहले गोपाल ने ईशान को x+y रुपया उधार दिया था, अब x+2y दे रहा है, तो पहले के तुलना में y ही तो ज्यादा दे रहा है, बोलो हाँ या ना। अब पहले इसको जितना भी ब्याज बना था, ऐसा बोला गया कि इस पर इसको 150 रुपया ज्यादा बन रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केस में सेम ही है, तो मेन रूप से चेंजिंग जो हो रहा होगा ये किस पे हो रहा होगा, y पे हो रहा होगा। और हम ये कह सकते हैं पूरे दावे के साथ कि y का 10% जो होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% था, ये बराबर किसके होगा 150 के। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 1500। और मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे, अगर y की वैल्यू 1500 है तो यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग y कितना था 3, और 3 लेमन जूस बराबर 1500, तो 1 लेमन जूस बराबर कितना 3 से 5 500, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2500। अरे बोलो ना हाँ या ना। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, x+y फाइंड करना था, तो दोनों को जोड़ने के बाद भाई ये कितना बन जाएगा, फाइनल आंसर तुम्हारा 2500 और 1500 बनेगा फाइनल आंसर 4000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, अगर कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो को रोक करके एक बार फिर से दोबारा देखना, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिएगा जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लगा देता हूँ स्क्रीन पे। जल्दी से अगला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया। आज जो भी क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है थोड़ा सा लेवल का रखा हुआ है, सिलेक्टेड क्वेश्चन रखा हुआ है, और आगे अब जो भी इस पार्ट में आगे जैसे 4 के बाद 5 मिलेगा 6 मिलेगा, तो उन सब में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मिलेंगे, और सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्टेड तरीके से ही आपको वहाँ पे दिखाई देगा। आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं। एक व्यक्ति ने, अच्छा यहाँ से हट गया क्या, कितना 10,000 रुपये। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये निवेश किया 3 अलग अलग योजना P, Q और R में, क्रमशः 21%, 39% और 13%। और ऐसा बोला गया है
कि यदि योजना P में निवेश की गई राशि R में निवेश की गई राशि का 30% है, तो बताओ अगर 2 साल के बाद अगर कुल ब्याज के रूप में उसको 4,000 रुपये मिलता है तो योजना P में निवेश की गई राशि कितनी होगी? समझा जाए। और देखो बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। पहले यहां से रेशियो निकाल लो भाई। Q में जो पैसा इन्वेस्ट करा गया है, Q में निवेश की गई राशि R में निवेश की गई राशि का 30%, मतलब R का ये 30% है। बोलो हाँ या ना? R का ये 30% है। तो बेटा जी यहां से आप काटोगे, रेशियो निकल जाएगा Q और R का कितना। जल्दी से फटाफट जहां से भी देख रहे हो बता दो, रेशियो कितना बनेगा? 3:10 का। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और सुनो, एक बात और समझते चलना कि Q और R का जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा गया था उसका रेशियो तो हमने निकाल लिया प्रिंसिपल का, लेकिन इस प्रिंसिपल को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ किया गया था इन्वेस्ट भाई? Q को किया गया था 39 और R को किया गया था 13%। तो अगर यहां से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 39% रखा गया हो और यहां से ब्याज का दर जो है वो 13% रखा गया हो, तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहां से इस प्रिंसिपल पर टोटल ब्याज कितना मिलेगा भाई? तो 33 9 जा कितना हो जाए? 3 जा सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा 117% और ये कितना हो जाएगा? 130%। बोलो हाँ या ना? कुल ब्याज के रूप में इसको कुल कितना मिल जाएगा भाई? P इंटू R, ये R था ये P था, T दोनों के लिए कॉमन था तो T का कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया P इंटू R इंटू T, और T दोनों में कॉमन था तो यूज किया नहीं। अब यहां से फाइनली दोनों को जोड़ोगे तो Q और R से कुल आपको ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है? 247%। बोलो हाँ या ना? और प्रिंसिपल कितना है बबुआ? तो प्रिंसिपलवा है 13। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको 13 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा एवरेज रेट। क्या मिलेगा बेटा? एवरेज रेट। और 13 से इसको डिवाइड कर दोगे मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि Q को अगर आप इंडिविजुअली 39% Q से मिल रहा है और R से मिल रहा है 13%, तो आप यहां से इसको डिवाइड कर देंगे तो Q और R पे जो एवरेज रेट मिल रहा है ना, एवरेज रेट वो कितना मिल जाएगा ये आपको पता चल जाएगा। तो 13 से ये कट जाएगा कितने बार में? एक बार में, और ये हो जाएगा कितना? 1 और ये 3, 1 और 1 13 9 17 से, मतलब ये हो जाएगा भाई Q और R पे ओवरऑल इसको कुल कितने परसेंट मिल रहा है ब्याज? 19% का। कितना का? 19% का। अब यहाँ पे हम यूज कर लेंगे एलिगेशन। जरूरी नहीं है एलिगेशन, आप निंजा टेक्निक जो मैंने बताया इससे पहले या दूसरे टाइप पार्ट में आप एक बार शुरुआत से देखते आएंगे तो चीजें सीक्वेंस में आपको समझ में आएगा। तो उसको ऐसे भी किया जा सकता है, बाकी यहाँ पे एलिगेशन भी लगाया जा सकता है। अब कैसे लगाएंगे एलिगेशन? अब आप मुझे ये बताओ कि भाई P वाले जो पार्ट है उसको इन्वेस्ट करा गया था कितने पे? 21% पे। और ये मुझे बताओ कि Q और R से जो एवरेज रेट मिल रहा है ना भैया वो 19% मिल रहा है। बोलो हाँ या ना? उसने एक बात और बोला है। क्या भाई? एक बात और बोला है कि उसको 2 साल बाद, 2 साल में कुल 4,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। 2 साल में कुल कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है? 4,000 का मिल रहा है। तो मेरे भाई मैं यहां पे आपको समझा दूं कि अगर 2 साल में 2 ईयर में 4,000 का इंटरेस्ट बन रहा है तो आप मुझे एक बात बताओ कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 साल का कितना हो जाएगा? 2,000। बोलो हाँ या ना? और 1 साल का इंटरेस्ट 2,000, 1 साल का इंटरेस्ट ये 2,000 है, ये ओवरऑल मिल रहा है पी क्यू आर तीनों से। तो ओवरऑल जो एवरेज रेट होगा, ओवरऑल एवरेज रेट जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ? 2,000 का प्रिंसिपल है, वो भी 2,000 का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना अपना 10,000, प्रिंसिपल अपना 10,000 है। परसेंटेज के लिए 100, 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा, तो एवरेज रेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 20%। एवरेज रेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ से R जो होगा, थोड़ा सा जगह की कमी है, R बराबर जो होगा वो कितना होगा? 20%। अब ध्यान से समझना कि इन तीनों से जो एवरेज रेट मिल रहा है ना इसको, वो कितना मिल रहा है? 20%। अब लगा लो एलिगेशन। अब यहाँ इन दोनों को, यहां से इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो भाई। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 1, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 1। मतलब इसका ये है कि प्रिंसिपल का जो रेशियो आ जाएगा P और R में, भाई देखो P और Q प्लस R, यहाँ पे Q प्लस R का पार्ट है,
इन दोनों में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था वो 1:1 के रेशियो में करा गया था। और आप मुझे बताओ कि अगर दोनों ही पार्ट को जोड़ेंगे तो यहां से तीनों की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। और 2 बराबर है किसके, टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 का था, तो 2 बराबर होगा 10,000 के। तो 2 बराबर 10,000 के, तो 1 बराबर कितने का होगा, 1 बराबर हो जाएगा 5,000 के। और आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा भी शायद यही गया था कि पी में, योजना पी में निवेश की गई राशि कितनी होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका फाइनल आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर जो होगा इसका 5,000 होगा। भाई उम्मीद करते हैं कि चीजें आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं, जल्दी से फटाफट। चलो नेक्स्ट चलिएगा, इस क्वेश्चन को करिएगा। ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप जल्दी से कर पाएंगे। जल्दी से फटाफट ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो भाई, देखो यार भाई, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूं। 12,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो ब्याज के रूप में इसको x रुपया मिलता है। क्लियर है बात भाई? 12,000 रुपए को 3 वर्ष के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ब्याज के रूप में कुल x रुपए का ब्याज मिलेगा। यदि उसी राशि का 13/8वां भाग 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर देते हो तो ब्याज, 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ब्याज की जो दर है पहले r, उस r का 3/4 रेट से, तो इसको कुल ब्याज कितना मिल रहा है, 2x + 135 रुपीज। तो बताना ये था कि अगर हम x + 1680 रुपया को इन्वेस्ट कर दे r% पे, तो कुल 15 साल के बाद ब्याज कितना मिलेगा। भाई मेन आपको मुख्य रूप से यहां से वैल्यू किसकी चाहिए थी, r की चाहिए थी। अगर आपको r मिल जाएगा तो फिर ऊपर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं था। अच्छा x भी चाहिए था क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल चाहिए ना, तो x और r दोनों की वैल्यू चाहिए था। और जब आपको मिल जाएगा तो फिर यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ पे r की वैल्यू पुट करके 15 साल का ब्याज निकाल लोगे। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा भाई, प्रिंसिपल कितना है, 12,000। प्रिंसिपल कितना है, 12,000। बहुत ध्यान से चीजों को समझना। रेट कितना था, r%। एक मिनट यार, ये क्या है भैया, ये हे हो। चलो इसको हमने हटा दिया भाई। 12,000 पे ब्याज का दर कितना था, ब्याज का दर r% के हिसाब से लल्ला मेरे 3 साल का जो ब्याज है वो x है। ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में बोला गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें 12 × 36 360 r मिलेगा। बोलो हाँ या ना। x की वैल्यू जो होगा कितना मिलेगा, 360 r। परेशान नहीं हो रहे हो ना, बिल्कुल भी नहीं ना, तो परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। और देखो जरा ध्यान से, अब ऐसा बोला गया कि जो भी पैसा हमने पहले इन्वेस्ट किया गया था उसका 13/8वां भाग, तो भाई 12,000 का 13/8 भाग कितना होगा, निकाल लो 13/8, यही होगा। अब ये जो प्रिंसिपल है इसको 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया गया। कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो P × R × टाइम, सॉरी P × R × T, तो हमने टाइम तो यहां यूज कर लिया। अब रेट क्या है, यदि 5 वर्षों के लिए ब्याज की 3/4 दर पर निवेश किया जाए, मतलब जो पहले दर था उसका 3/4, तो दर पहले कितना था भाई, R, और R का 3/4 परसेंट के लिए नीचे 100 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब यहां से कुल जो ब्याज प्राप्त होगा वो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया कि 2x + 135 रुपीज का ब्याज प्राप्त होगा। अब बबुआ इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से ये कितने बार में कट जाएगा, ये 30 बार में कट जाएगा। और इसको काटोगे 2 से 4 बार में कटेगा, और इसको काटोगे 2 से तो कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में कटेगा। इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ध्यान से समझना। 15 गुणे में
ऊपर में और क्या बच रहा है 13, गुड़े में और क्या बच रहा है 15, गुड़े में r बच रहा है, और निचवा क्या बच रहा है 4। ये सब कटेगा, सब कटेगा, अभी चिंता ना करो, अभी यहाँ पे इसको फाइनल रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे बबुआ, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 360 का दोगुना 720 r हो जाएगा, बोलो ना, और प्लस में 135, क्योंकि हमें r की वैल्यू चाहिए थी। अब आप मुझे ये बताओ कि एक बार इसको यहाँ से सॉल्व कर लें तो भाई 15 गुड़े 13 गुड़े 15 गुड़े r बटे में 4। अब यहाँ से देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से अगर कॉमन ले लें, इन दोनों से कॉमन ले ले 15, तो यहाँ पे कितना 15 चौके 60 और ये 15 आठे, भाई यहाँ से ये 48 बन जाएगा, 15 चौके 60 12 बचेगा, 15 आठे 120, ठीक है 48 r, और यहाँ पे प्लस में कितना बच जाएगा 9। लेकिन एक काम करते हैं ना, इसमें 3 भी तो आएगा कॉमन, एक काम करो 3 भी ले लो कॉमन, ताकि ये और आसान हो जाए। हमने 3 भी कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 48 r के जगह पे क्या बच जाएगा 16 r, और यहाँ पे 9 बचा हुआ था, तो 3 कॉमन ले लोगे तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 15 से ये 15 कट जाएगा, और ये भाई 3 से कट जाएगा तुम्हारे कितने, ये 5 बार में, तो ये 13 पचे 65 r। अब ये देखो सिंपली आप कैलकुलेट कर पाओगे, 13 पचे 65 r बटे में 4, और ये कितना हो जाएगा बबुआ, ये हो जाएगा 16 r प्लस में 3। अब ये इस तरफ आएगा लल्ला मेरे, चाहे इसको मल्टीप्लाई भी इधर कर देते हो तो ये कितना हो जाएगा 64 r, और ये 64 r को इस तरफ लेके आओगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 12। और इसका मतलब ये है कि जो ब्याज का जो दर था वो 12% था। अब आप ही मुझे बताओ कि अगर ब्याज का दर 12% था तो क्या हम इसमें से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। कैसे? तो इस प्रिंसिपल पे 12,000 पे, यहां से देखो 12,000 पे जो कुल 3 साल में ब्याज बना था 8% के हिसाब से, भाई अगर समय 3 साल है और ब्याज की दर 12% है, एक साल में 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 साल में कितना 36% मिलेगा। और अगर मैं इसका 36% निकाल लूँ ना, 36%, तो आप इसका पहले केस में ब्याज कितना बन रहा था वो आपको पता चल जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से मतलब x की वैल्यू पता चल जाएगा, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ से आप ये मुझे बताओ कि 12,000 का 36% कितना होगा। ये सिंप्लीफाई करोगे कट जाएगा। अब 36 गुणे 12, भाई 36 गुणे 12 6 दूनी 12, कैरी कितना 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 दूनी 6 6 6 12 और 1 13 के 3 कैरी 1 और 3 और 1 4 0। मतलब ये जो पहले x रुपए का ब्याज बन रहा था ना ये वाला, ये अब x का नहीं, अब x की वैल्यू अपने पास कितना आ गया 4320। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अब एक न्यू प्रिंसिपल x प्लस 1680 रुपए की राशि पर 8% मतलब 12% के हिसाब से 15 साल में जो ब्याज बनेगा वो कितना होगा, तो भाई प्रिंसिपल निकाल लो। न्यू प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, न्यू प्रिंसिपल जो होगा, न्यू प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बताओ 4320। अब इसमें ऐड कर लोगे कितना, x की वैल्यू यहाँ रख दिया 1680, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 4 1 5 6 3 9, और ये हो जाएगा फाइनली 6000। अब प्रिंसिपल अगर 6000 है भाई, तो आपको बताना ये था कि 12% के हिसाब से, समझ रहे हो बात भाई, 12% के हिसाब से अगर प्रिंसिपल मान लो 6000 है और 12% के हिसाब से 15 साल का ब्याज, तो 12 गुणे 15 कितना हो जाएगा 180% इंटरेस्ट के रूप में खाली बनेगा। इस प्रिंसिपल का 180% निकाल लो, 180%, और परसेंट के लिए नीचे 0, तो डबल 0 से 1 0 यहाँ से जाएगा, 1 0 यहाँ से, और 18 पंचे 90, 18 छक 108 है, और 108 पे 2 0, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। 10,800 इसका फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा आपको लेवल में ही रहना होगा और लेवल में ही इस चीज़ को सीखना होगा। समझ आ रही है बातें? ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही था, मैंने इसमें अपने से कुछ छेड़छाड़ नहीं करा है, और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर वीडियो को रोक करके पीछे करके देख लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं फटाफट, जल्दी से फटाफट। ये भी क्वेश्चन बड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹12,000 एट अ फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, बट ड्यू टू सम कंक्लूजन नीड्स
he has to withdraw the entire money after 3 years, for which the bank allow him a lower rate of interest. If he gets rupees 3320 less than what he would have got the end of 5 years, the rate of interest allowed by him the bank. मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है मेरे भाई कि एक व्यक्ति, मैं तुम्हें अपने भाषा में समझाता हूँ, इस भूल जाओ, इस लैंग्वेज को भूल जाओ, इसको समझोगे ना, समझने की कोशिश करोगे नहीं समझ में आएगा। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। 12,000 रुपये आपने क्या किया, बैंक को जमा कर दिया। कितने साल के लिए भाई? ये हमें 5 साल के लिए बोला था। कहाँ का 5 साल के लिए, ठीक है ना। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10% पे। मतलब आपने बैंक को जमा कर दिया 12,000 की राशि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए फिक्स कर दिया। फिक्स डिपॉजिट पे करा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब कि आप उसको बार बार ब्रेक नहीं करेंगे, आपको समय पूरा होने के बाद ही पैसा मिलेगा। लेकिन आपको बहुत ज़रूरी कोई काम पड़ जाता है जिसकी वजह से आपको पैसा बैंक से निकालना पड़ता है, और इसके लिए फिर आप बैंक से जाकर रिक्वेस्ट करोगे, तो जो भी बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले तय किया होगा, बैंक 110% तुम लिख करके ले लो कि उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ तुम्हें इंटरेस्ट नहीं देगा, क्योंकि आप बीच से तोड़ के जा रहे हैं ना पैसा लेकर के। तो जो भी इंटरेस्ट रेट देगा वो 10% से अब कम का देगा। क्लियर है बात? अब कितना दे रहा है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज दे रहा है, यही हमें फाइंड करना था। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक बात उसने और बोला था, इसने इसको जरूरत कब पड़ा था? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद इसने पैसा ब्रेक किया होगा। अब उसने एक बात और बोला था, क्या भाई? 3 साल बाद पूरा निकालना पड़ता है, जिसके लिए बैंक ने उसे कम ब्याज दर दी है। बैंक ने उससे कम ब्याज दर दी है, ये तो तुम भी समझ पा रहे हो। इसके बाद यदि उसे 5 साल के अंत में मिलने वाले ब्याज से 3320 रुपये कम मिलते हैं, मतलब अगर ये नहीं निकालता तो 5 साल में जो ब्याज मिलता उसको, उससे 3320 रुपया कम ब्याज अभी मिल रहा है। तो एक बात बताओ कि अभी उसको उस 3 साल में, भाई 3 ही साल पैसा रखा था ना, 3 साल में उसको ब्याज मिला कितना है, यही चेक कर लेते हैं। अब ये मुझे बता दो भाई कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ब्याज की दर कितना है तुम्हारा? 10%। समय कितना था? समय शुरुआती समय जो था वो 5 साल के लिए था, 5 साल के लिए इसने इन्वेस्ट करा था, तो कुल इसको कितना 50% मिलता? बोलो हाँ या ना। जहां से भी आप देख पा रहे हैं, आप वहीं से यस और नो का जवाब जरूर दीजिए। जहां से भी आप देख पा रहे हैं वहीं से आप यस और नो का जवाब जरूर दीजिए। मतलब इसको 50% इंटरेस्ट मिलता और प्रिंसिपल कितना था? 12,000। तो बबुआ एक बात बताओ, 12,000 का जो 50% होगा, मतलब आधा, कितना हो जाएगा? 6,000। मतलब अगर ये बीच में ब्रेक ना करता तो इसको इंटरेस्ट के रूप में कितना मिलता? इसको इंटरेस्ट के रूप में 6,000 मिलता, लेकिन इसने बीच में ब्रेक कर दिया, जिसके वजह से जितना पहले मिलना था, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, जितना पहले मिलना था उससे 3320 रुपया कम प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखना कि अगर 3320 रुपया कम प्राप्त हुआ है तो प्राप्त हुआ कितना है ये देख लेते हैं। अब ये 10 में से 2 8 हो जाएगा, 9 में से ये तुम्हारा 3 6, और यहाँ पे बच जाएगा कितना? 5। मतलब इसको मिला कितना होगा ब्याज के रूप में? अभी उस 3 साल में इसको कुल ब्याज के रूप में कितना मिला होगा? 3 साल में, 3 साल में ब्याज के रूप में उसको सिर्फ और सिर्फ 2680 रुपया मिला होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर 2680 रुपया ब्याज के रूप में मिला है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा? तो नहीं निकाल पाओगे क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कैसे करेंगे भाई? एसआई बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी। तो P कितना है? 12,000। आर कितना था भाई? आर निकालना था तुम्हें, है ना। टाइम कितना है? R/100, ठीक है। टाइम कितना था? 3 साल। और इस 3 साल में कुल ब्याज कितना बना था एसआई? 2680 रुपया। अब इसको सॉल्व कर लो। 00 से 00 कट गया, 10 से 10 कट गया। अब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 4 से काट लो 3 बार में, और ये 4 से काटोगे तो 4 3 12, 4 6 24, हाँ 4 6 24, और यहाँ पे 2, 4 7 28, तो यहाँ पे बच जाएगा 67, और इधर से कितना? 3 3 9, इस तरफ आकर के डिवाइड हो जाएगा, और इधर आर की वैल्यू टनाटन तुम्हारा निकल करके रेडी हो गया। तो 67/9% इसका ब्याज दर
से ब्याज इसको मिला होगा। इसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर से एक बार पीछे जाओ और एक बार देखो। क्लियर है बात? चलो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अगला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट, अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट ट्राई करो। अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट ट्राई करो और जिसका आंसर आ जाता है प्लीज अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दे प्लीज। जल्दी फटाफट। ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट आंसर करो। चलो इधर आ जाते हैं, नहीं दिख रहा होगा। देखो, एक आदमी कुछ राशि 12% तथा कुछ राशि 10% के साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसको 130 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। यदि वह राशि की अदला बदली कर दे तो 4 रुपया ब्याज ज्यादा मिलेगा। बताना था कि 12% पर उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। भाई इस बात को समझो कि आपने क्या किया, आपने 2 पार्ट में पैसा इन्वेस्ट किया। कुछ पैसा 12% पे और कुछ पैसा 10% पे किया, और यहां से जो ओवरऑल ब्याज आपको बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है? 130 रुपया। लेकिन ऐसा बोला गया कि अगर राशि की अदला बदली कर दी जाए, किस राशि की बात कर रहा है समझ रहे हो ना? तुम्हारी राशि नहीं, प्रिंसिपल की राशि। राशि की अदला बदली कर दी जाए तो उसको पहले की तुलना में 4 रुपये ज्यादा ब्याज मिलेगा। भाई एक बात जरा ध्यान से समझना, हमने ये सपोज कर लिया कि पहले उसने x रुपया इन्वेस्ट करा था, ठीक है ना, 12% पे। अब ये बताओ मुझे 12% पे और 10 y रुपये इन्वेस्ट किया था 10% पे, तो यहां से ये बताओ कि कुल ब्याज जो बनेगा वो कितना? 130 रुपया। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था, बोलो हाँ या ना। अब ऐसा बोला गया कि राशि की अदली बदली कर दी जाए, मतलब एक्सचेंज कर दिया जाए। भाई यहां से इंटरेस्ट, फिर से मैं बता दूं कि यहां दोनों ही केस के लिए टाइम कांस्टेंट है, तो तुम टाइम पे फोकस मत करना। P इंटू आर इंटू टी यहां पे दोनों जगह सेम था, इसलिए टाइम हम यूज नहीं किए। क्लियर है बात? तो यहां से ब्याज और यहां से ब्याज दोनों को जोड़े तो 130 के बराबर हो गया। अब आप मुझे बताओ कि राशि की अदली बदली मतलब x को ये अब जो 12% पे दे रहा था वो 10% पे देगा, बोलो, और y को जो 10% पे दे रहा था वो 12% पे देगा। तो ऐसा बोला गया कि कुल ब्याज के रूप में यहाँ पे 4 रुपया अधिक प्राप्त होगा, मतलब पहले से 4 रुपया अधिक, मतलब कितना? 134 रुपया प्राप्त होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम तुम्हारे जरूर दिमाग में आ रहा होगा, एक कंफ्यूजन जरूर दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे राशि की अदली बदली उसने बोला था, लेकिन आपने तो यहाँ पे रेट का अदला बदली कर दिया। तो मेरे लाल यहाँ पे समझना, मैंने रेट का नहीं, मैंने राशि का ही अदला बदली किया है। एक बात समझो, उसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। भाई x पहले यहाँ पे समझ लो ना, x को पहले 12% पे किया गया था और y को 10% पे। अब राशि अदला बदली का मतलब यही तो हुआ कि हम y को यहाँ शिफ्ट कर दें तो y का 12%, बोलो हाँ या ना, और x को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो x का 10%, यही तो हुआ। अब आप मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पे पहले इसको लिख दिया और यहाँ पे इसको बाद में लिख दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं थी। अब देखो जरा फटाफट, अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से अगर मैं देखूं, भाई मुझे फाइंड क्या करना था कि 12% पे उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? 12 पे x किया था, मतलब x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया? y की वैल्यू को इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे 10 था, ये 12, दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने क्या कर लिया? ऊपर वाले इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 60 बनाने के लिए, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 60 बनाने के लिए, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर दिया। अब उससे फ़ायदा ये होगा कि y पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना? 72% ऑफ x, तो x का 72% में माइनस करोगे x का 50%, तो बचेगा कितना? x का 22%। हाँ बबुआ, और इधर या देखो, यहाँ पे 13 × 5, इधर भी कितने से? 6 से, सॉरी, तो 13 × 6 = 78, कितना? 780, और यहाँ पे 780, अरे यहाँ पे लिख लो 780, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 13 × 5 = 65, और ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 670। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 110 का। तो आप मुझे एक बात बताओ
कि यहाँ से 22 से 5 बार में काटोगे तो x पे जो पैसा इन्वेस्ट करा गया था वो कितना होगा भैया, 500 रुपया होगा। और ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। और एक बार प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हर बार की तरह आज के भी क्लास में मैंने आपके लिए एक होमवर्क लेके आया है और इसमें अभी लगा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसका भी रख लें और इसको सॉल्व जरूर करिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, हम आंसर बता नहीं रहे, बस इस क्वेश्चन को ट्राई करना और जो भी आपका आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक सभी आप सभी से हम चाहेंगे इजाज़त, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले एपिसोड अगले लेक्चर में। तब तक रखेंगे आप सभी अपना ख्याल। बाबा टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, हर हर महादेव। भाई एक फिर से गुजारिश आपसे कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको शेयर किया करें और शेयर करके हमें थोड़ा और हिम्मत देने की कोशिश करें। ठीक, बाय, जय हिंद, राधे राधे।